हेलो, वेलकम टू ऑल। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जनसंख्या घनत्व जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो आज हम इन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को समझें तो उसके लिए आपको सबसे पहले पॉपुलेशन को समझना होगा। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन इज सिंपल वर्ड, एक सिंपल सा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल पीपल, जीवों की संख्या, लोगों की संख्या, एनिमल्स की संख्या। एक संख्या को दर्शाता है पॉपुलेशन। वो एक एरिया के ऊपर जितने एरिया में वो जीव पाए जाएंगे वो उसका पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस फाउंड अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप इज कॉल्ड पॉपुलेशन। किसी पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रुप, ठीक है, किसी जाति या समूह के जो जीव की जो संख्या पाई जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहते हैं। डेंसिटी क्या है? उस पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कितना ज़्यादा है, क्या वो कम है या वो ज़्यादा है ना, एक एरिया में, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। अच्छा, ये डेंसिटी जो है ये समय के साथ साथ बढ़ती और घटती भी रहती है। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लार्क। उन्होंने 1954 में दो प्रकार के पॉपुलेशन के बारे में बताया था। सबसे पहला था मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन, एक ऐसा पॉपुलेशन जो कि जिसमें एक ही स्पीसीज या एक ही ग्रुप के एनिमल्स पाए जाते हैं, उनको हम मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे किसी एरिया में सिर्फ इंसान ही अगर पाए जा रहे तो इंसान एक स्पेशल स्पीसीज है या फिर उनका एक ग्रुप है तो मोनोस्पेसिफिक कहलाएगा। दूसरा बताया था पॉली स्पेसिफिक के बारे में। पॉलीफिसिक स्पेसिफिक मतलब अगर एक क्षेत्र में एक से अधिक स्पीसीज के जीव रह रहे हैं उनको हम पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि एक क्षेत्र में मनुष्य भी है, मनुष्य के साथ साथ दूसरे स्पीसीज के जीव जैसे कि कुत्ते हो गए, बिल्ली, हाथी, ये सभी अलग अलग स्पीसीज के जीव अगर एक साथ रह रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है। ये जो पॉपुलेशन के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो बताया था 1949 में एलिल एंड अदर साइंटिस्ट ने, उन्होंने इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था और एक कैरेक्टर के बारे में बताया था, पॉपुलेशन के कैरेक्टर के बारे में। और सन 1893 में सबसे पहले पीटरसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मेथड के बारे में बताया था कि किस प्रकार से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन को देखें पॉपुलेशन डेंसिटी को साथ में तो ये क्या कहता है? द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम। मतलब क्या होगा कि एक दिए गए समय में एक विशेष क्षेत्र में जितने भी नंबर पाए जा रहे हैं जीवों की, वो कहलाएगा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। वो एक गिवन टाइम, एक दिया गया निर्धारित समय हो सकता है, जैसे कि बरसात का सीजन हो सकता है, ठंड का महीना हो सकता है, गर्मी का महीना हो सकता है, तो वो गिवन टाइम कहलाता है। उस समय में जितने जीव एक विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे वो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को समझने के लिए हमको एक फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादातर फोकस करना होता है, जो कि है आपका D=N/A/T। ये पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप किसी भी विशेष जगह के पॉपुलेशन डेंसिटी को आप मेज़र कर सकते हैं। तो D, जहाँ पर D का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, N बराबर होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कि उस क्षेत्र में कितने जीव पाए जा रहे हैं वो होगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल।
ए मतलब एरिया, वो विशेष क्षेत्र कहलाता है, और टी इक्वल टू टाइम, एक विशेष समय कहलाता है। इसके द्वारा आप जो है किसी भी जगह पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है, डेल्टा एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ चेंजेस इन मेंबर्स। देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो है इंडिविजुअल का नंबर सेम ही हो, ये समय के साथ साथ बदलता और घटता रहता है, इसलिए इसको डेल्टा एन के द्वारा जो है शो किया जाता है, जिसका एक नया फॉर्मूला बनता है आर एन इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब भी होगा कि बदलते समय के अनुसार, जहाँ डेल्टा होगा यानी कि वो समय वहाँ पर बदल रहा है, जिसके द्वारा जीवों की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे बदल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर विशेष रूप से दो प्रकार के पॉपुलेशन डेंसिटी को हम फोकस करते हैं, जिसमें से पहला है आपका क्रूड डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी, इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज क्रूड डेंसिटी मीनिंग टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया ऑफ द टोटल एरिया। इसका मतलब क्या होगा कि क्रूड डेंसिटी उस डेंसिटी को कहा जाता है जहाँ पर जो संपूर्ण क्षेत्र होगा, संपूर्ण एक जैसे एक क्षेत्र दिया गया है, उस क्षेत्र का एक यूनिट एरिया, उस संपूर्ण क्षेत्र का थोड़ा सा क्षेत्र जहाँ पर कि कोई जीव पाए जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्रूड डेंसिटी। जैसे कि आप समझिए कि हमारा भारत देश है, उस भारत देश में एक विशेष क्षेत्र को बताया, जैसा है राजस्थान। अब उस राजस्थान वाले क्षेत्र में कितने वन्य जीव पाए जा रहे हैं, वो एक प्रकार का क्रूड डेंसिटी के अंतर्गत आता है। मतलब इस पे आपको पूरे एरिया को नहीं लेना है, एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक एरिया को ही हमको फोकस करना है, तो वो कहलाता है क्रूड डेंसिटी। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो इकोलॉजिकल डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ दैट एरिया विच इज एक्चुअली इनहेबिटेड बाई दोज इंडिविजुअल। इकोलॉजिकल डेंसिटी उस डेंसिटी को कहा जाता है जो कि संपूर्ण क्षेत्र में आ जाता है। संपूर्ण क्षेत्र का मतलब इकोलॉजिकल एरिया, वो एरिया जहाँ पर जीव रहने योग्य है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारत जो है वो इकोलॉजिकल डेंसिटी के अंतर्गत उसको हम मेज़र किया जाएगा कि यहाँ पर किसी भी प्लेस पर कोई भी जीव क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। तो इकोलॉजिकल डेंसिटी मतलब संपूर्ण क्षेत्र को में जितने जीव पाए रहे उनको कहा जाता है। और क्रूड डेंसिटी उस इकोलॉजिकल एरिया से अगर हम एक विशेष एरिया को ही अगर हम फोकस करें और वहाँ पर जितने जीव पाए जा रहे हैं उनको अगर हम गिनना शुरू कर दें, तो वो एक मेजरमेंट होता है क्रूड डेंसिटी। नेक्स्ट होगा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब सबसे ज़रूरी ये है कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन कैसे करें, उसका निर्धारण कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर कुछ मेथड्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट काउंट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से गिनने की विधि। यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं जीवों को काउंट कर सकते हैं जो कि आकार में बड़े हों। जैसे कि बड़े आकार के मैमल्स और मेनली जो बर्ड्स होते हैं बड़े आकार के, उनको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गिनकर उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल सकते हैं। दूसरा होगा रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ उस स्पेस या उस क्षेत्र में ज़्यादातर किया जाता है जहाँ पर जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उनका आकार भी एक समान नहीं होता है, छोटे बड़े हो सकते हैं, ज़्यादातर छोटे जीव होते हैं, तो उनके लिए हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक क्षेत्र में एक समय में जितने वो जीव पाए जा रहे हैं उसके हिसाब से एक अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र पर इतने समय में इतने जीव पाए जा सकते हैं। थर्ड होगा आपका कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली फॉर एनिमल। यहाँ पर इस मेथड का यूज़ हम प्लांट में नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन जीवों के ऊपर ज़्यादा किया जाता है जो कि मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस एनिमल वे एनिमल जो कि समर्थ होते हैं, जिनका एक विशेष नंबर होता है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है, फिर उनको कलर करके उनको छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद
जो जीव छोड़े गए हैं उनको फिर से पकड़ा जाता है और उनको काउंट किया जाता है, जिसके आधार पर एक रेशियो निकाला जाता है। अब जैसे कि मान के चलिए 10 जीवों को हमने पकड़ा और 10 को हमने जो है कलर करके छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद हमने फिर से 10 जीवों को ही पकड़ा, उसमें से 2 हमें कलर वाले मिले और 8 हमें बिना कलर वाले मिले। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि उस क्षेत्र में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, जो जीवों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। ज़्यादा हुए इसीलिए जो रेशियो हमारा आया कलर्ड वाला, जो जीव जिसको हमने कलर किया था, तो वो कम बने। अब अगर उस क्षेत्र में जीवों की संख्या अगर कम होती तो कलर्ड जितने भी जीवों को हमने किया था वो एक्चुअल में क्या होते, ज़्यादा हमें प्राप्त होते। तो ये भी एक सिंपल सा मेथड माना जाता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट होता है टैगिंग एंड रिकाउंटिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले बहुत लार्ज अमाउंट में, जैसे 100, 50 ऐसे नंबर में जीवों को करा जाता है, फिर उन्हें टैग करके छोड़ दिया जाता है। अगले दिन फिर से 100 एनिमल को पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर उसमें गिना जाता है कि उस 100 एनिमल में कितने जो है टैग वाले मिले और कितने जो है बिना टैग वाले मिले। अगर टैग वाले एनिमल ज़्यादा मिलते हैं तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, और अगर टैग वाले एनिमल कम मिलते हैं इसका मतलब वहाँ की प्लेस की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये मेन मेथड माना जाता है। अगला मेथड जो है वो है रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मेथड। तो इसमें भी हम कुछ मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सबसे पहले है वोकल कॉल फ्रीक्वेंसी। इस मेथड का यूज़ विशेष रूप से बर्ड्स के ऊपर किया जाता है, और उन बर्ड्स के ऊपर ज़्यादा किया जाता है जिनकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो निर्धारित होती है, जैसे कि कोयल। तो वैसे बर्ड जिनकी पिच हाई हो तो उस आवाज़ के फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, एक विशेष क्षेत्र में कितने बर्ड्स पाए जा रहे हैं उसी प्रजाति के, उनका हम पॉपुलेशन डेंसिटी वोकल कॉल फ्रीक्वेंसी की मदद से निकाल सकते हैं। अगर वोकल कॉल फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र किया जाएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। अगर वोकल कॉल फ्रीक्वेंसी कम होगी इसका मतलब वहाँ उस क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। नेक्स्ट होता है फीकल पैलेट काउंट। ये जो मेथड है ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है रैबिट और रैट में। क्यों? क्योंकि इनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इनके जो मल होते हैं वो गोली के रूप में होते हैं, पैलेट यानी गोली के रूप में होते हैं। तो उसके आधार पर जो है हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं। अगर पैलेट की संख्या अधिक होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होगी, अगर पैलेट की संख्या कम होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम ही होगी। नेक्स्ट है नेट ट्रैप टेक्निक। इस टेक्निक का यूज़ जो है वो ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए जो है हम नेट ट्रैप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नेट की मदद से हम जो है ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको हम पकड़ते हैं, फिर उसको काउंट करके जो है उनका हम पॉपुलेशन डेंसिटी मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला होता है नेटिलिटी यानी कि जन्म दर। तो अगर किसी क्षेत्र में जीवों का जन्म दर बढ़ता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे क्या होगी, अपने आप इनकी जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब दूसरी होती है मॉर्टिलिटी, जिसको हम कहते हैं मृत्यु दर। तो अगर मृत्यु दर उस क्षेत्र में जीवों की मृत्यु दर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जीवों की संख्या कम होती जाएगी। थर्ड होता है आपका इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन में क्या होगा, अच्छा सबसे पहले आपको समझना माइग्रेशन क्या है। तो जब कोई जीव अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन 2 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला है इमाइग्रेशन। तो इग्राइजेशन में क्या होगा, जैसे मान के चलिए किसी क्षेत्र से 10 जीव बाहर गए हैं दूसरे क्षेत्र में भोजन वगैरह की तलाश में।
और अगर वापस उस क्षेत्र में 10 के जगह पर 20 अगर आ रहे हैं पहले क्षेत्र में, जैसे कि ए क्षेत्र से 10 जीव गए बी क्षेत्र में, और बी क्षेत्र से 10 की जगह 20 आ रहे हैं ए वाले क्षेत्र पे, तो ए वाले क्षेत्र का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट है आपका इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन में क्या होगा, वे जीव जो एक बार अपने क्षेत्र को छोड़ देते हैं दोबारा वापस उस क्षेत्र पर नहीं आते, तो इस कारण से वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि किसी क्षेत्र में, ए क्षेत्र में अगर 100 जीव रह रहे हैं, उसमें से 50 जीव जो है उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए हैं और वापस अगर वो नहीं आते तो वो इमाइग्रेशन के श्रेणी में आता है, जिससे वहाँ का नंबर क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो ये 4 जो मेन फैक्टर है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। लास्ट हम अभी आपको ये देखना है कि इससे पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें क्या चीज़ें पता चल रही है। तो जो डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है किसी भी क्षेत्र का, वो एक नेचुरल प्रोसेसेस माना जाता है जो कि कभी भी स्टेबल नहीं होता, ये हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, जो नेटिलिटी यानी कि जन्म दर, मोर्टिलिटी यानी कि मृत्यु दर, इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन, ये 4 जो मेन फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी स्पेस के पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा, टॉपिक भी समझ आ गया होगा। तो अगर टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।